गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम लोग 47th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, 47वां क्लास। कल मैंने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बना करके भेजे हैं और बहुतों का प्रॉब्लम भी कुछ है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम उन बच्चों का नाम ले लेते हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है। दीपक 10C, शशि 10B, प्रेरणा 10A, हेमंत 10B, लाडली 10A, मुस्कान 10A, अमोली 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, सचिन 10D, आयुष राज 10C, आलोक 10A, शिवम 10B, रिमझिम 10B, मनीषा 10C, नीतीश 10A, कृति 10A, शुभम सिन्हा 10B, राम 10A, गौरव 10D, श्रेया रानी 10A, सुहाना 10A, नैना 10B, राहुल 10C, सानिया प्रवीण 10A, मणिकांत 10D, मुस्कान 10B, स्वाति 10A, शिवानी 10A, रिमझिम 10D, अंजलि 10A, नंदनी 10A, गौरवराज 10D, रविता 10D, अंकित 10A। इसके अलावे भी हैं कुछ स्टूडेंट्स। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपने होमवर्क भेजा है, अच्छे से बना करके मेहनत किया है। अब मैं कुछ प्रॉब्लम पर मैं विचार करूंगा जो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज में लिखा था कि सर ये सवाल नहीं बना। चलिए, सबसे पहले कुछ ऐसे सवाल जो 4.1 में प्रॉब्लम थे, उसके बाद हम लोग जाएंगे 4.2 पर। 1 का 3 नंबर सवाल में क्या था कि जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ये कुछ सवाल जो बच्चों ने पूछा था, मैं आज उस पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है कि सर ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना। चलिए, मैं प्रयास करूँगा कि मैं अधिकांश बच्चों का प्रॉब्लम दूर करूँ। चलिए, इसको गुना कर देते हैं। गुना करने आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो जान जाइए क्या सिस्टम होता है, कैसे गुना होता है। x - 2 × x + 1 है। पहले x को इन दोनों से गुना करेंगे, फिर -2 को इन दोनों से गुना करेंगे, है ना। चलिए, x × x² x गुना x² x को +1 से, तो पहले इसके आगे प्लस है, 1 के आगे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, x × 1 x। देखिए, सबसे पहले चिन्ह साइन को गुना करते हैं, है ना, इसीलिए प्लस इंटू प्लस, पहले चिन्ह को गुना किए, फिर x को 1 से। अब x का काम खत्म, x को इन दोनों से गुना हो गया। अब -2 को इन दोनों से गुना होगा, तो -2 को जब हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा, सोचिए। -2 को जब हम x से गुना करेंगे, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो पहले चिन्ह ही गुना कर लीजिए, माइनस इंटू प्लस, -2 × x क्या हो जाएगा, -2x, है ना। अब उसी तरह -2 को +1 से गुना करना है, तो माइनस इंटू प्लस, -2 × 1 2, है ना। गुना करने आप लोग जानते हैं, प्लस इंटू प्लस जब करते हैं तो प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी करते हैं तो प्लस होता है, और 2 स्थिति में माइनस होता है। प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। याद रखेंगे, ये गुना के नियम है। तो वही चिन्ह जब भी गुना करेंगे तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, अभी भी पड़ रहा है। अब देखिए, x - 1 को x + 3 से गुना करना है, तो क्या तरीका है, x को इन दोनों से गुना करेंगे, फिर -1 को इन दोनों से गुना करेंगे, तो x × x² x को 3 से, तो देखिए पहले चिन्ह गुना करेंगे, x के आगे क्या है प्लस, 3 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, यहाँ देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, यहाँ प्लस हो गया, x को 3 से गुना हो गया 3x, है ना। अब देखिए -1 को, अब x को इन दोनों से गुना कर दिए, अब -1 को इन दोनों से गुना करेंगे, तो -1 को x से गुना करना है, तो सबसे पहले चिन्ह गुना करेंगे, तो माइनस है, यहाँ x के आगे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस, देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, सबसे पहले माइनस हो गया। अब 1 गुना x, आप जानते हैं 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब -1 को +3 से गुना करना है, पहले चिन्ह गुना कीजिए, माइनस इंटू प्लस, देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है, -1 इंटू 3, 3। चलिए गुना हो गया, इधर भी गुना कर दिए, 2 गुना 2 4 टर्म हो गया, इधर भी 2 गुना 2 4 टर्म हो गया। अब देखिए x², x है प्लस में, 2x है माइनस में। आप जानते हैं विपरीत चिन्ह में घटता है, तो घटा दीजिए, 2x में 1x चला जाएगा, तो 1x बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 छिपा हुआ है। अब इन दोनों में क्या है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस लग जाएगा, है ना। यहाँ कितना है, बड़ा का चिन्ह लगाते हैं जोड़ घटाव में, गुना में बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, जोड़ घटाव जब करते हैं, जैसे यहाँ जोड़ घटाव हो रहा है तो फिर यहाँ बड़ा भाई का चिन्ह लगेगा। गुना में बड़ा से कोई मतलब नहीं है, वहाँ सीधा गुना करते हैं चिन्ह को। x² प्लस 3x माइनस x, विपरीत चिन्ह में घटता है, 3x में 1x घटा दीजिए आप लोग, 2x हो गया, माइनस कितना 3। अब सबको एक तरफ ले आइए, है ना, x² माइनस x माइनस 2, ये स्क्वायर वाला है, ये x वाला है, ये अचर पद, तीनों अलग अलग है, ना जुटेगा ना घटेगा, इसीलिए अब काम दोनों तरफ कंप्लीट हो गया। अब एक तरफ ले आइए, प्लस x², इधर हो गया माइनस x² प्लस 2x, इधर आएगा माइनस 2x, माइनस 3 भी इधर आएगा। जो जो इधर आएगा सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस x² और माइनस x² कट गया ना। अब देखिए -2x माइनस x दोनों समान चिन्ह में है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो समान चिन्ह में जुटता है। 2x और 1x, कितना x हो गया 3x, और हम क्या बोले हैं, बड़ा का चिन्ह लगाते हैं, दोनों माइनस है, या यूं कहिए 2x बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, ये लग गया, है ना। अब देखिए 2 है माइनस में, 3 है प्लस में, विपरीत चिन्ह में घटेगा, 3 में 2 गया 1, अब बड़ा कौन है 3, 3 का चिन्ह प्लस इक्वल टू 0। देखिए घात कितना है अब इस समीकरण का, 2 वाला तो कट गया, स्क्वायर वाला, तो घात यही बचा, पावर 1 छिपा हुआ है, अतः घात 1 है, तो घात 2 नहीं है ना, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है ना। कुछ बच्चों ने घात यहाँ लिख दिया था 1 और यहाँ लिख दिया था यह द्विघात समीकरण है, तो ऐसा नहीं होगा ना। घात जब 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है, घात जब 2 होगा तभी वह द्विघात समीकरण होगा। बस ये हमें करना था, इसको उतार लें आप लोग, समझ गए हैं तो खुद से भी बना सकते हैं। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि घात 2 नहीं आया, घात 1 आ गया। चलिए अब इसी चैप्टर में एक सवाल था 2 का 4 नंबर, जिसकी बहुत ज़्यादा क्वेरी हुई थी बच्चों के द्वारा, अक्सर ये सवाल नहीं बना। देखते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, चाल उसको ज्ञात करना है, आपको केवल समीकरण बना के छोड़ना है। आपको केवल क्या करना है, समीकरण, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, इसीलिए हम भी वही मानेंगे। यदि मीटर प्रति सेकंड में रहता तो हम भी मीटर प्रति सेकंड में मानते, जैसे रहेगा वैसे करेंगे। देखिए है क्या, सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी है जो प्रतिदिन 480 किलोमीटर जाती है। मान लीजिए 2 स्थान है A और B, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। एक नियत चाल से प्रतिदिन वो जाती होगी, वही चाल हम मान लिए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा।
अब कह रहा है कि यदि इस रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि कम होती तो यह दूरी तय करने में उसको 3 घंटा अधिक समय लगता। ये तो लाजमी है कि जब चाल कम हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। आप ही मान लीजिए जा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो यदि रेलगाड़ी स्लो चलेगी, उसकी चाल कम हो जाए तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, है ना। दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, चाल और समय। चाल यदि कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा, चाल यदि अधिक हो गया तो समय कम लगता है। तो चलिए, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि प्रतिदिन इस रेलगाड़ी को ए से बी तक जाने में कितना समय लगता था, है ना, नियत चाल से। मान लीजिए अभी चाल इसका नहीं हम घटाए हैं, नहीं कम किए हैं, नियत पहले वाला, पहले प्रतिदिन इस रेलगाड़ी को या ए से बी तक जाने में कितना समय लगता होगा। चिंता मत कीजिए, समझ जाइएगा। 480 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी को लगा समय। समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना किलोमीटर जाती है थी रोज? 480। चाल किस चाल से जाती है? x किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब 480 बटा x, इतना घंटा, h माना आवर। इतना समय इस रेलगाड़ी को रोज लगता था ए से बी जाने में, है ना। प्रतिदिन मान लीजिए ये 480 किलोमीटर जाती थी, तो रोज उसको कितना समय लगता था? 480 बाय x, घंटा। सूत्र पे निकाल लिए। अब देखिए, अब यहां से हम चेंज करते हैं। रेलगाड़ी की नई चाल क्या कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, कितना? x, इससे कितना कम? 8। कम का मतलब माइनस और अधिक का मतलब प्लस। ठीक है, तो इसकी नई चाल क्या है? आज गाड़ी स्लो चल रही है, हो सकता है गाड़ी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोई और रीजन हो, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल आज 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। रोज जाती थी इस चाल से, लेकिन आज जा रही है इस चाल से, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो चाल तो कम हो गया। अब रेलगाड़ी को इतना ही दूरी जाने में कितना समय लगेगा? जाने में अब तो चाल बदल गया है ना, लेकिन दूरी तो वही है, 480 किलोमीटर है। तो दूरी बटा चाल। चाल अब जो नया चाल कितना है? x माइनस 8। मतलब आज रेलगाड़ी को इतना समय लगेगा, है ना, क्योंकि आज रेलगाड़ी की चाल घट गई है। रोज इस चाल से जाती थी तो इस चाल से भाग दिए थे, है ना। तो कितना समय, रोज कितना समय लगता था? इतना बटा इतना। लेकिन आज गाड़ी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण से गाड़ी की चाल कम हो गई है। तो आज कितना समय लगेगा? दूरी उतना ही है, समय, चाल बदल गया है तो नए चाल से भाग देंगे, जो चाल हो गया है वही चाल से भाग देंगे, है ना। अब देखिए, तो क्या कह रहा है कि आज क्या होता है? 3 घंटा अधिक समय लगता है। अब यहीं पर आपको समझना है कि 3 घंटा अधिक समय लगने का मतलब क्या हुआ कि जितना समय प्रतिदिन लगता होगा आज उससे 3 घंटा ये समय ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये वाला समय 3 घंटा बड़ा है ना। रोज मान लीजिए लगता था 8 घंटा 480 किलोमीटर जाने में, तो आज लग रहा है 11 घंटा, क्योंकि आज गाड़ी की चाल कम हो गई है ना। बस वही चीज़ है यहाँ पर कि ये वाला समय बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटाएंगे।
ये बड़ा है माइनस छोटा 480/x। कितना बड़ा है ये वाला समय? 3 घंटा। 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। बस इसी बात को आपको अच्छे से समझना है ना? क्या समझना है? देखिए कैसे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसमें इसको घटाए, इसमें इसको क्यों नहीं घटाए। फिर से एक बार समझ लीजिए कि प्रतिदिन उस रेलगाड़ी को जितना समय लगता था आज उससे 3 घंटा समय ज़्यादा लग रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका बुक कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है ना? तो आज 3 घंटा समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला समय 3 घंटा बड़ा है। तो जब भी घटाएंगे बड़ा में छोटा घटाएंगे। तो इतना माइनस इतना और कितना बड़ा है? 3 घंटा बड़ा है। ये आपके बुक से पता चल रहा है, कहा जा रहा है उसमें कि 3 घंटा बड़ा है ना? चलिए अब भिन्न का घटाओ। तो पहले इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 8। इन दोनों का गुना ही इसका एलसीएम हो गया, है ना? x माइनस 8 कट गया, x को 480 से गुना हो गया, 480x माइनस x कट गया, 480 को इन दोनों से गुना हो जाएगा, x तो कट ही गया, x माइनस 8 से गुना हो जाएगा, इक्वल टू 3। माइनस 480 गुना x, 480x हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 480 को 8 से गुना कीजिए, है ना? पहले हम चिन्ह ही गुना कर दिए, 8 का माइनस और 480 का माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस अभी हमने बताया था। अब इसको इससे गुना कीजिए, 0 8 गुना 8 64 का 4 बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38 38। अब इनको भी गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स। हमको क्या करना है? केवल द्विघात समीकरण बनाना है। केवल क्या करना है? इस चैप्टर में 4.1 में हल नहीं करना है, केवल समीकरण बना के छोड़ना है ना? अब हम लोग देखिए 480x प्लस में 480x माइनस में कट रहा है, कटा देंगे, है ना? अब 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3 को माइनस 8x से करेंगे, माइनस 24x, 3 के नीचे 1 है, 1 को 3840 से गुना करेंगे तब तो वही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अड़तीस 140 इधर ले आइए, है ना? देखिए द्विघात समीकरण तो यहीं पर बन गया, लेकिन थोड़ा हल्का हो सकता है, मतलब 3 हम कॉमन लेके उधर ले जाके कटा सकते हैं, तो वही करते हैं, है ना? 3 कॉमन ले लीजिए, तीनों में कॉमन आ रहा है, इसीलिए कॉमन लेंगे। मान लीजिए 2 में आता, तीसरे में नहीं आता, तब नहीं लेते, तब यही आंसर हो गया मेरा, लेकिन आ रहा है तो ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से एक बार में, फिर 8 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, फिर 2 बचा 24, 1280 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0/3। 3 कॉमन आ रहा था इसलिए किए, नहीं तो यही आंसर आ जाता। यदि तीनों में कॉमन नहीं आए तो कॉमन नहीं लेना है, वहीं छोड़ देना है। 0 में 3 से भाग देंगे, 0 में तो किसी भी चीज़ से भाग देने पर 0 हो जाता है, अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है ना? केवल इसमें क्या करना था? समीकरण बनाना था, इसलिए हमने क्या किया? केवल समीकरण बना करके छोड़ देंगे, हल नहीं करना है। हाँ, यही रहता सवाल में कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, एक लाइन यदि इसमें जुड़ा हुआ रहता तो हम लोग क्या करते? अब इस
द्विघात समीकरण की सहायता से इसका या तो गुणनखंड विधि से या सूत्र, दोनों में से किसी भी विधि से x का मान निकाल देते। x का 2 मान निकलता, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस वाला अमान्य हो जाता, मतलब संभव नहीं है क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होता है, जो प्लस वाला होता वही आंसर हो जाता। लेकिन इस सवाल में नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको केवल समीकरण बनाने के लिए कहा जा रहा है, हल करने के लिए मतलब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए नहीं कहा जा रहा है ना। चलिए, तो आपका ये सवाल प्लस ये चैप्टर अब आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए, अब हम लोग आज इस चैप्टर को 4.2 को देखते हैं, है ना। 4.2 में 6 नंबर सवाल उल्टा, पहले हम 6 देख लेते हैं, है ना, फिर यदि टाइम मिला तो 5-4 भी देख लेंगे, जैसा होता है कर लेते हैं। एक कुटीर 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, इसलिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? छोटे उद्योगों को। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन बनाता है, छोटे मोटे बर्तन बना करके बेचता है, तो वो एक कुटीर उद्योग हो गया, है ना। छोटे छोटे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहा जाता है। चलिए, तो ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, नग क्या होता है? जब एक कोई वस्तु कंप्लीट हो जाता है, एक मान लीजिए कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, पूरी तरह से वो कंप्लीट हो गया, वो एक नग हो गया, है ना, एक वस्तु हो गया भाई नग। एक वस्तु भी बोल सकते अपने समझने के लिए, एक नग का मतलब एक वस्तु। घड़ा बनाने वाला कोई कुम्हार है मान लीजिए, तो एक घड़ा बना मतलब एक नग कंप्लीट हो गया उसका, और कुछ विशेष नहीं है। चलिए, तो इसमें 2 चीज़ निकालना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। संख्या है तो रुपया उपया नहीं मानेंगे, केवल x मान लेते हैं कि निर्मित जो पूछा गया निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, इसलिए एक नग की कहिए या प्रत्येक नग की लागत। अब देखिए, सवाल को बीच में पढ़िए, एक जगह पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। मतलब एक नग का लागत कितना है? उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या x है, x का दुगुना कितना हो जाएगा? 2x, और उससे भी अधिक है, कितना अधिक है? 3 अधिक है, मतलब 2x + 3 रुपया। आप लोग इस लाइन को देखिए, सेकेंड लाइन जो है, एक विशेष दिन यह देखा गया, ध्यान से सुनेंगे, कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, वही लागत क्या होता है? जितना कॉस्ट उसमें बैठता है खर्च बनाने में, वही लागत हो गया। तो लागत क्या है? उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या हम लोग x माने हैं, x का दुगुना 2x और इससे 3 अधिक है तो +3, कम होता तो -3 हो जाता, है ना। बिल्कुल आसान है। प्रश्न से अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे? कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया, ये दिया हुआ है ना। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे? देखिए, आप इसको एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, मान लीजिए कि कोई कुम्हार
एक दिन में 10 बर्तन बनाया और एक बर्तन का लागत है 5 रुपया, तो टोटल लागत कैसे निकालेंगे? निर्मित बर्तनों की संख्या को जो एक का लागत है उससे गुना कर देंगे। 10 गुना 5 मतलब कुल लागत 50 रुपया हो गया, है ना। कुल लागत कैसे निकालेंगे? निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है? x, इसको गुना कर देंगे किससे? लागत से। लागत कितना है एक बर्तन का? 2x + 3। अब बराबर कितना? क्यों गुना किए आप समझ गए होंगे, है ना। एक कुम्हार है जो 10 बर्तन बनाता है एक दिन में, एक का लागत 5 है, तो टोटल लागत कैसे निकालेंगे? 10 गुना 5 करेंगे ना, तो 10 गुना 5 50 रुपया उसका कुल लागत हो गया। उसी तरह से यहाँ कुल लागत कैसे निकालेंगे? निर्मित बर्तनों की संख्या मतलब एक दिन में कितना बर्तन निर्मित हुआ और उसका एक बर्तन का लागत क्या है, दोनों को गुना कर देंगे, कुल लागत हो जाएगा। चलिए अब इसको गुना करते हैं। 2x² x × 3 3x + 90 को इधर बुला लेंगे, -90 = 0। देखिए यह एक द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन हमको इसमें केवल द्विघात समीकरण नहीं बनाना है, दोनों चीज़ निकालना है। निर्मित बर्तनों की संख्या और एक नग का लागत, दोनों चीज़ एक कहिए या प्रति एक कहिए, है ना, दोनों चीज़ निकालना है। इसका मतलब इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने का 2 विधि आप जानते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि, जो आपको अच्छा लगे। चलिए हम गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। 90 गुना 2 कितना हो गया? 180। 2 से कटाते हैं 90 बार में, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। हमको लाना कितना है? +3x, यही लाना है। तो ऐसा करते हैं, इन तीनों को एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ। 5 × 15 और 3 गुना 2 गुना 2 3 × 2 6 6 × 2 12। चलिए हो गया, 15 में 12 जाएगा, 3 बचेगा। x वाला सवाल है, x लग गया, प्लस लाना है तो बड़ा को प्लस और छोटा को माइनस। इसको ले आइए यहाँ पर। गुणनखंड हम लोग पढ़े हैं, पहले किसी को लिखिए, 15 या 12 कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है ना, तो इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए। 2x इसमें कितना हो गया? 15। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है। -6 से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, माइनस माइनस कट गया, 6 से 12 में डिवाइड करेंगे। 2x माइनस कट के प्लस, 90 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 नहीं होगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में मिल रहा है, इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। 2x + 15 है ना। तो देखिए हो गया, गुणनखंड रेडी है। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। इसलिए एक बार या तो 2x + 15 = 0 और या x - 6 = 0। ठीक है, एक बार पहले इसको लेके चलते हैं। 2x, यदि 2x + 15 = 0, +15 उस पार चला गया, -15, x बराबर -15/2, जो संभव नहीं है, या ऐसा लिख सकते हैं जो अमान्य है। कहिएगा सर ऐसा क्यों, अमान्य क्यों है? देखिए x का मान निकला माइनस में और बर्तनों की संख्या माने हैं x। जब भी ये देखना हो कि वो संभव है या नहीं, मतलब मान्य है या नहीं, तो आप देखिए कि आपने x माना क्या है। तो x क्या माने हैं? बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। हम बोले एक कुम्हार जो है आज 10 बर्तन बनाया, ये ठीक है। 5 बर्तन बनाया, ये ठीक है। हम बोले आज कुम्हार -5 बर्तन बनाया, क्या ऐसा संभव है? नहीं, वो गलत है।
या ये माइनस में नहीं हो सकता है, बटे में भी नहीं हो सकता है। संख्या बटे में कैसे होगा? मान लीजिए आपके घर में हम आपसे पूछते हैं कितने सदस्य हैं, तो आप बोलते हैं 4 सदस्य हैं सर, हम हैं, मेरा भाई है और मम्मी पापा हैं, 4 आदमी। 5 आदमी दादा हैं तो 5 आदमी, दादी भी हैं तो 6 आदमी। आप क्या कभी इस तरह कहते हैं मेरे घर में 2.5 आदमी है? नहीं होता है। 2.5 आदमी कैसे होगा? बच्चा भी है तो वो 1 आदमी हो गया, है ना। मतलब संख्या जो है ये कभी बटे में या दशमलव में ये सब में नहीं है, वो जब भी होगा तो पूर्ण संख्या होगी, है ना, पूर्णांक होगा। बटे में भी नहीं हो सकता है, माइनस में भी नहीं हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ x बर्तनों की संख्या ना तो माइनस संभव है ना तो बटा संभव है ना। चलिए अब दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा क्या है? x में यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना? 6, है ना। चलिए ये सही है, ये संभव है, इसका मतलब ये हुआ अतः निर्मित एक वर्ड और इसमें जोड़ सकते हैं, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, है ना, या डायरेक्ट निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6। एक आंसर तो ये हो गया। एवं एक नग की लागत या प्रत्येक नग की लागत, जो लिखिए, एक नग की लागत कितना है? 2x + 3 रुपया, है ना। तो 2 × x का मान 6 + 3, 6 × 2 12, 12 + 3 15 हो गया। निर्मित बर्तनों की संख्या 6, मतलब एक दिन में 6 बर्तन बनाता है ना। और एक नग मतलब एक वस्तु का लागत कितना पड़ता है? 15 रुपया पड़ता है ना। अब अपने संतुष्टि के लिए आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे? देखिए क्या कह रहा था, लागत जो है वो निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। ये 6 है तो 6 का दुगुना 12 और उसमें 3 जोड़िए 15। देखिए 15 है ना। तो लागत क्या है? बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। और कह रहा है कुल लागत 90 रुपया है, एक दिन का कुल लागत। तो एक दिन का कुल लागत कैसे निकालेंगे? एक लागत है, एक वस्तु का लागत है 15, टोटल 6 वस्तु बना तो 15 छके 90। 15 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 90। कुल लागत 90 रुपया। 2 बात कहा, दोनों ही बात आपके आंसर से मिल गया, है ना। चलिए इसका मतलब आपने बिल्कुल सही बनाया है। ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको उतार लें अच्छे से आप लोग। अब इसी चैप्टर का 4.2 का ही 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज वाला सवाल है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। है ना। एक ABC एक समकोण त्रिभुज है, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। ये समकोण है मतलब 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और आधार मान लिए BC को और ऊंचाई मान लिए AB को। आप आधार और ऊंचाई में किसी को भी आधार किसी को भी ऊंचाई मान सकते हैं, लेकिन कर्ण यही रहेगा। कर्ण हमेशा समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसलिए कर्ण ऐसी ही होगा हमेशा, है ना। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए इसका आधार x है ना। हम लोग एक ही चर मानते हैं, द्विघात समीकरण तभी बनता है, इसलिए किसको मान लिए? आधार को मान लिए x, है ना। तो क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई है AB, तो ऊंचाई क्या कर? आधार से 7 कम, तो कम का मतलब माइनस x माइनस 7 सेंटीमीटर, है ना। और क्या कह रहा है? कर्ण 13, मतलब कर्ण दिया हुआ है, हैं? चलिए
एवं आधार केवल मान लिए हम लोग, आधार BC बराबर क्या मान लिए, x। इसलिए ऊंचाई AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 7। क्यों हुआ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि आधार x है तो ऊंचाई x माइनस 7 हो गया। ठीक है। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है कितना, 13। चलिए केवल आधार माने इसी के आधार पर हम लोग ऊंचाई निकाल लिए, क्योंकि आधार से ऊंचाई। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का प्रश्न ये भी हो सकता है मन में कि सर आप कैसे जाने कि आधार ही मानना है, हम मान लेते ऊंचाई x है, उस तरह भी आप बना सकते थे, है ना। यदि आप ऊंचाई को x मानते तो आधार हो जाता x प्लस 7, नहीं हो जाता। सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा, कौन बड़ा कौन है इसमें, आधार बड़ा है, आधार कौन है, बड़ा भाई है। तो यदि आप छोटा को मानते हैं x तो आधार हो जाता है x प्लस 7, तब ना इससे ये 7 कम होता। और यदि आप आधार बड़ा भाई को x मान लिए हैं तो ऊंचाई 7 कम है, x माइनस 7 हो जाएगा। खैर छोड़िए, कोई एक समझिए आप, है ना। अब करना क्या है, अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। कर्ण तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई और आधार निकालना है, ऊंचाई और आधार निकालना है। देखिए चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। किसी तरह क्या करेंगे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने एक रूल दिया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई कहिए या लंब कहिए, है ना। तो कर्ण कितना है, AC, AC का स्क्वायर। एक काम कीजिए आप, ये सूत्र मन रखिए, आप डायरेक्ट लिखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, AC। आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, BC स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब कहिए या ऊंचाई कहिए। अब सबका मान रख दीजिए। AC कितना है, 13, BC स्क्वायर, BC कितना है, x का होल स्क्वायर, और AB कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जब तोड़ेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, है ना। 13 का स्क्वायर 169, 13 इंटू 13 दो बार गुना करेंगे, 169, x का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, 169, x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, इन तीनों को गुना करेंगे, कितना हो गया, 14x हो गया। आप चाहिए तो 169 को ही उधर लेते जाते हैं, है ना, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस कितना, 14x, अचर पद को लास्ट में 49। अब प्लस 169 जब उधर चला गया तो माइनस 169, है ना। हम लोग द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस कितना, 14x, और 49 में 169 चला गया। सबसे पहले बड़ा का चिन्ह लगेगा, है ना, माइनस 120, 120, है ना। चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, 0 बराबर इतना लिखिए या इतना बराबर 0, एक ही बात है। तो चलिए इधर ही ले आते हैं, और जब पूरा समीकरण इधर से उधर होता है तो चिन्ह नहीं बदलता है। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो मैं बता दूं फिर से एक बार, जब भी कुछ कॉमन आए तो उसको कॉमन लेकर के उस पार ले जा करके उड़ा दीजिए। तब इससे क्या होगा, आपका समीकरण थोड़ा हल्का, थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको आसानी होगी बनाने में। 2 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। x² माइनस 7x माइनस 60 0/2, 2 गुना में है, उधर गया भाग में। x² माइनस 7x माइनस 0 में 2 से भाग दिए 0। चलिए इतना मेहनत करने के बाद हमें प्राप्त होता है एक द्विघात समीकरण। अब इसके x का मान निकालना होगा आपको। x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, माइनस वाले को उसी तरह अमान्य कर देंगे जैसे अभी हमने पिछले सवाल में किया था। क्यों अमान्य हो जाएगा, x आप क्या माने हैं, आधार। और कोई भी त्रिभुज में किसी भी भुजा की लंबाई कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए माइनस में वही अमान्य लिख दीजिएगा। अमान्य है, खत्म। प्लस वाला को लेके चलिएगा, प्लस वाला ही हो जाएगा BC, और जब उसमें 7 घटा दीजिएगा तो वो हो जाएगा AB, मतलब आधार भी निकल जाएगा और ऊंचाई भी निकल जाएगा। अब आपको यहाँ से थोड़ा अपने से करना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है ना। इसको आपको खुद करना है, फिर अपलोडिंग प्रॉब्लम होगा, इसलिए चलिए। तो अब मेरे ख्याल से अब इस चैप्टर के सवालों को आप बना लेंगे। एक सवाल रह गया, उसको आप खुद बनाएंगे। 4 नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। शायद ये हो गया था कल, बनाएंगे आप। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 4.1 में बताए थे क्या, हाँ 1 में बताए थे। 2 में अपने से बनाएंगे आप। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। मान लीजिए पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1। क्रमागत जहाँ आ गया और वो भी पूर्णांक संख्या है तो +1। क्रमागत सम संख्या रहता तो x+2, है ना। विषम भी रहता तो x+2, तो x+1 होगा यहाँ पर। जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब x का होल स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब x+1 का होल स्क्वायर को a+b के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा, सबको एक तरफ ले आइएगा, द्विघात समीकरण बनेगा। बनाइएगा खुद से आप लोग, है ना। टेस्ट की तैयारी करते रहिए, मैंने कह दिया है संडे को टेस्ट लूँगा, है फिजिक्स और मैथ केवल क्या लूँगा, द्विघात समीकरण वाला पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट, अब प्लस फिजिक्स एक्सरसाइज 1 पूरा विथ न्यूमेरिकल भी रहेगा। न्यूमेरिकल की भी तैयारी करें, सेम न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, आपको बना करके आंसर देना होगा, है ना। और क्वेश्चन आंसर भी रहेगा फिजिक्स का, लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में ही रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। तो तैयारी करते रहें, इसको बनाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो बचे हुए सवाल, मेरा होमवर्क फिर से रहा वही जो कल था, फिर से एक बार 4.1 और 4.2 इन दोनों चैप्टर को बना करके भेजना है आपको विथ एग्जाम्पल। विथ उदाहरण सहित, मतलब साधित प्रश्न भी उसके बनाने हैं और एक्सरसाइज तो बनाने ही हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते रहें अपने से, किसी अन्य बुक से, जैसे पर हो कोई तो और बेटर है, या कुछ भी हो सब कुछ चलेगा, प्रैक्टिस सेट हो, है ना। जो भी होमवर्क बना करके 4.1 4.2 भेजें आप जितना जल्द हो सके, है ना। चलिए क्लास समाप्त करने जा रहे हैं। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, है ना। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।